हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, आपकी डेली यूज़ होने वाली इंग्लिश, उस सब के बारे में तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि फेलियर से किस तरह से डील की जाती है, कि बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर कोई हार का सामना करता है तो उस चीज़ से कैसे डील की जाएगी। तो इसी इंटेंशन के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैम अंतिम प्रयास तक हम अपने आप को कैसे प्रेरित रख सकते हैं। ठीक है। सो अंतिम प्रयास का मतलब होता है लास्ट अटेम्प्ट, आखिरी प्रयास। अब प्रयास और अटेम्प्ट मतलब जैसे मैं बोलूं कि मैंने ये जो पहेली है मैंने इसको 5वीं बार में सॉल्व कर लिया, तो मतलब इन माय 5th अटेम्प्ट आई सॉल्व दिस। ठीक है। तो यहाँ पे बोला मैम अंतिम प्रयास तक हम अपने आप को कैसे प्रेरित रख सकते हैं। मैम हाउ कैन वी कीप अवर सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित। हाउ कैन वी कीप अवर सेल्फ मोटिवेटेड टिल द लास्ट अटेम्प्ट, आखिरी प्रयास तक। मैम अंतिम प्रयास तक हम अपने आप को कैसे प्रेरित रख सकते हैं। मैम हाउ कैन वी कीप अवर सेल्फ मोटिवेटेड टिल द लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन मैम इतने असफल प्रयासों के बाद क्या आपको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ, मतलब आपको प्रेशर महसूस नहीं हुआ, एक दबाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैम इतने असफल प्रयासों के बाद क्या आपको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। बट मैम आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटैम्प्ट्स, आफ्टर सो मैनी इतने सारे, आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटैम्प्ट्स डिडंट यू फील द प्रेशर टू मच, डिडंट यू फील द प्रेशर टू मच। अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ क्या कि जब ऐसा लगा हो कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। नाउ आई शुड गिव अप। अब गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना। ठीक है। तो हाथ खड़े कर देना, तो मतलब किसी के आगे मैंने हार मान ली, उसको छोड़ दिया। तो अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, नाउ आई शुड गिव अप। यह सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, यह सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब दिल के करीब होना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कि ये तस्वीर मेरे दिल के बहुत करीब है। दिस पिक्चर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, तो दिल के करीब होना मतलब क्लोज टू माई हार्ट, कि क्लोज टू हार्ट का मतलब दिल के करीब होना। जब आप एक लड़की होते हो, वैन यू आर अ गर्ल। अब ऐसे हम बहुत बोलते हैं कि यार जब आप एक स्टूडेंट होते हो ना, वैन यू आर अ स्टूडेंट। जब आप एक पिता होते हो, वैन यू आर अ फादर। जब आप एक बेटे होते हो, वैन यू आर अ सन। सो जब आप एक लड़की होते हो, वैन यू आर अ गर्ल, वैन यू आर अ गर्ल, जो कि एक रूढ़िवादी परिवार से है। रूढ़िवादी मतलब थोड़ा पिछड़ी सोच वाले, टिपिकल वैसी जो सोच होती है जिनकी, थोड़ी वैसी गांव वाली पिछड़ी सोच, तो वैसी जो फैमिली को रूढ़िवादी मतलब जो एक पिछड़ी वाली वैसी वाली जो होती है, जो कि एक रूढ़िवादी परिवार से है। हु बिलोंग्स टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। अब इसको हम सोच भी बोल सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सोच, कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कि जो तुम्हारी सोच है वो बहुत ही रूढ़िवादी है, बहुत ही पिछड़ी हुई सी है। सो जो कि एक रूढ़िवादी परिवार से है। हु बिलोंग्स टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, हु बिलोंग्स टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। जहां 22 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है, वेयर यू आर मैरिड एट द एज ऑफ 22। जहां 22 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है, वेयर यू आर मैरिड एट द एज ऑफ 22, वेयर यू आर मैरिड एट द एज ऑफ 22। आप भारत के बहुत पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। आप भारत के बहुत पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। यू बिलोंग टू अ वेरी बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया। बैकवर्ड का मतलब भी पिछड़ा। ठीक है, कि बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा इलाका। सो आप भारत के बहुत पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। यू बिलोंग टू अ वेरी बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया, यू बिलोंग टू अ वेरी बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया। आप अंग्रेजी भी नहीं जानते, यू डोंट इवन नो इंग्लिश। अब मैंने कई बार बताया कि ऐसा भी वैसे, वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे, यू डोंट नो इवन इंग्लिश। यहाँ वहाँ भी वो चीज़ ठीक होती, लेकिन जो जर्नली हम बोलते हैं वो हम इस तरह से बोलते हैं, यू डोंट इवन नो इंग्लिश, यू डोंट इवन नो हाउ टू ड्राइव। तुम्हें गाड़ी चलाना भी नहीं आता। यू डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक, तुम्हें बोलना भी नहीं आता। तो आप अंग्रेजी भी नहीं जानते, यू डोंट इवन नो इंग्लिश, यू डोंट इवन नो इंग्लिश। आप सिर्फ अपनी बहन की ज़िद की वजह से घर के बाहर पढ़ रहे हैं। मतलब घर के बाहर पढ़ाने में, घर के बाहर पढ़ने के लिए एग्री करने में, मंजूर करने में बहन की ज़िद है। तो आप सिर्फ अपनी बहन की ज़िद की वजह से घर के बाहर पढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट स्टडिंग आउटसाइड द हाउस, यू आर जस्ट स्टडिंग आउटसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ द स्टबर्नेस ऑफ योर सिस्टर। अब स्टबर्न को क्या बोलते हैं? हठी, ज़िद।
उसको बोलते हैं हम स्टबर्न, कि भाई तुम बहुत ही, यू आर अ वेरी स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन, तुम बहुत ही ज़िद्दी तरीके के इंसान हो, मतलब हठी इंसान हो, ठीक है। यू आर जस्ट स्टडिंग आउटसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ द स्टबर्नेस ऑफ योर सिस्टर। आप सिर्फ अपनी बहन की जिद की वजह से घर के बाहर पढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट स्टडिंग आउटसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ द स्टबर्नेस ऑफ योर सिस्टर। और उसके ऊपर से आप हर प्रयास में असफल हो जाते हैं। और उसके ऊपर से, ठीक है, अब ये भी हम हिंदी में बहुत बोलते हैं कि इसके ऊपर से वो और मतलब गुस्सा और दिलाता है कि इसके ऊपर से उसको शर्म भी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर से उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ दैट, टॉप ऑफ दैट, ठीक है, इसके ऊपर से। तो यहाँ पे क्या बोला, और उसके ऊपर से आप हर प्रयास में असफल हो जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू फेल इन एवरी अटैम्प्ट। एंड टॉप ऑफ दैट यू फेल इन एवरी अटैम्प्ट। और उसके ऊपर से आप हर प्रयास में असफल हो जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू फेल इन एवरी अटैम्प्ट। हर रोज़ मुझे हार मानने का मन करता था। हर रोज़ मुझे हार मानने का मन करता था, मतलब हर रोज़ मेरा मन करता था कि मैं छोड़ दूँ, मैं हार मान लूँ। एवरी डे आई यूज़ टू फील टू गिव अप। अब कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, मैं स्कूल जाया करता था, यूज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है, तो कोई चीज़ हुआ करती थी, मैं किया करता था, तो वहाँ पे हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। हर रोज़ मुझे हार मानने का मन करता था। एवरी डे आई यूज़ टू फील टू गिव अप। एवरी डे आई यूज़ टू फील टू गिव अप। शायद मैं मान लेती, शायद मैं मान लेती। मे बी आई कुड इवन डन इट, मतलब मैंने ऐसा कर दिया होता, शायद मैं ऐसा कर सकती थी, ठीक है। सो शायद मैं मान लेती, शायद मैं हार मान लेती। मे बी आई कुड हैव डन इट, मे बी आई कुड हैव डन इट। दरअसल मैं पक्का मान ही लेती, ठीक है। एक्चुअली आई वुड हैव डेफिनेटली डन इट, मैंने पक्का ऐसा कर दिया होता, ठीक है। एक तो था कि मैं ऐसा कर सकती थी, यहाँ पे है कि मैं हार मान लेती, मैं हार मान सकती थी। सो मे बी आई कुड हैव डन इट, मतलब मैं हार मान सकती थी, और यहाँ पे बोल रही कि मैं मान लेती। दरअसल मैं पक्का मान ही लेती, ठीक है, मैं पक्का मान ही लेती। एक्चुअली आई वुड हैव डेफिनेटली डन इट, आई वुड हैव डेफिनेटली डन इट। लेकिन उस वक्त किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन उस वक्त किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। उस वक्त का मतलब एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे, उस पल में, उस क्षण, उस वक्त, ठीक है। लेकिन उस वक्त किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। बट एट दैट मोमेंट समवन टोल्ड मी अ वेरी गुड थिंग। किसी ने, समवन, ठीक है, किसी ने मुझसे कहा, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा, समवन आस्क्ड मी, ठीक। तो इस तरह से हम समवन का यूज़ करेंगे। लेकिन उस वक्त किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। बट एट दैट मोमेंट समवन टोल्ड मी अ वेरी गुड थिंग। बट एट दैट मोमेंट समवन टोल्ड मी अ वेरी गुड थिंग। उससे मेरा रवैया बिल्कुल उलट गया, मतलब कि बिल्कुल पलट गया, फ्लिप हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, विद दैट, उससे, उसकी वजह से, विद दैट माई एटीट्यूड फ्लिप्ड 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, बिल्कुल उलट जाना, कि मतलब मेरा जो एटीट्यूड था वो उलट गया एकदम 180 डिग्री। तो ये तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हिंदी में जो हम वैसे बोलेंगे, उससे मेरा रवैया बिल्कुल उलट गया। विद दैट माई एटीट्यूड फ्लिप्ड 180 डिग्री, ठीक है, मतलब उससे उसका जो नेचर था वो बिल्कुल बदल गया, उसकी थिंकिंग बिल्कुल बदल गई। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका जो बिहेव था मेरे प्रति वो बिल्कुल बदल गया, उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल बदल गई। आप वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उससे मेरा रवैया बिल्कुल उलट गया। विद दैट माई एटीट्यूड फ्लिप्ड 180 डिग्री, विद दैट हिज थिंकिंग फ्लिप्ड 180 डिग्री, कि इससे उसकी सोच बिल्कुल बदल गई, कुछ इंसिडेंट हुआ तो, ठीक है। तो उससे मेरा रवैया बिल्कुल उलट गया। विद दैट माई एटीट्यूड फ्लिप्ड 180 डिग्रीज। क्या आप उस बात को सुनना चाहोगे, या फिर क्या आप चाहते हैं उस बात को जानना, उस बात को सुनना चाहते हैं क्या आप? वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट थिंग? वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट थिंग? अब यहाँ पे वुड का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें उसका रिक्वेस्ट करते हैं या पूछते हैं जिसमें उसकी मेंटेलिटी से ही, मतलब कि उसके सिर्फ मेंटल कुछ करना हो, मतलब सोचना हो, समझना हो, सुनना हो, ठीक है, ऐसी चीज़ के लिए है जब हम कोई फेवर मांगते हैं तो वुड का यूज़ होता है। और कहीं पे अगर मैं किसी को कोई फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए बोलूँ कि मतलब उठ के कहीं जाना, उठ के कुछ लाना, कहीं मेरे साथ चलना, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जानना चाहने की बात चल रही है, सुनने की बात चल रही है, तो वुड का यूज़ होगा। जैसे किसी को हम ये बोलते हैं
कि आप मुझे ये बताएंगे, तो वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, वो सिर्फ बोलेगा, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं है, आना जाना नहीं पड़ेगा। सो वुड यू माइंड टेलिंग मी, कि आप मुझे ये बताएंगे इस तरह से। सो क्या आप उस बात को सुनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट थिंग, वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट थिंग। यह कहानी सुनिए, लिसन टू दिस स्टोरी, लिसन टू दिस स्टोरी, यह कहानी सुनिए, लिसन टू दिस स्टोरी। 1981 में अमेरिका में एक प्रोफेसर थे जो सिरेमिक पढ़ाते थे। अब पहली बात तो सिरेमिक का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाना सिखाते हैं, ठीक है। टिपिकल सिरेमिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी, ठीक है। अब जो उस चीज़ को मिट्टी से बर्तन बनाना, उस सब चीज़ को सिखाते हैं, तो वो सिरेमिक के अंदर आता है। 1981 में अमेरिका में एक प्रोफेसर थे जो सिरेमिक पढ़ाते थे। इन 1981 देयर वाज अ प्रोफेसर इन यूएस हु यूज्ड टू टीच सिरेमिक्स। अब ऐसा हुआ करता था, वही यूज्ड टू आ गया कि वो ऐसा किया करते थे, ही यूज्ड टू टीच, वो पढ़ाया करते थे। 1981 में अमेरिका में एक प्रोफेसर थे जो सिरेमिक पढ़ाते थे। 1981 देयर वाज अ प्रोफेसर इन यूएस हु यूज्ड टू टीच ceramics. In 1981 there was a professor who used to teach ceramics. उन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है। He did an experiment. अब जो did है, ठीक, अब ये है तो जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, और जो ये did है ये do की सेकंड फॉर्म है, कि उन्होंने किया, he did it, उन्होंने किया। क्या उन्होंने किया? Did he do, ठीक है, तो वहाँ पे डिड ही डू आ जाएगा। उन्होंने नहीं किया, ही डिड नॉट डू। उन्होंने किया, ही डिड, ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव और क्वेश्चन वाला सेंटेंस ना हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो सेकंड फॉर्म आ जाती है। अब डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक प्रयोग किया, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटा और उन्हें 10 दिन का समय दिया, ठीक है। ही डिवाइडेड हिज क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने अपनी जो क्लास है, उन्होंने जो अपनी कक्षा है, उसको 2 ग्रुप्स में बांटा। ही डिवाइडेड हिज क्लास इनटू 2 ग्रुप्स और उन्हें 10 दिन का समय दिया। एंड गेव देम 10 डेज ऑफ टाइम, एंड गेव देम 10 डेज ऑफ टाइम। तो पूरा क्या बना? उन्होंने अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटा और उन्हें 10 दिन का समय दिया। ही डिवाइडेड हिज क्लास इनटू 2 ग्रुप्स एंड गेव देम 10 डेज ऑफ टाइम। पहले समूह को उन्होंने केवल एक सबसे अच्छा मटका बनाने का काम दिया। मतलब पहले जो ग्रुप है उन्होंने ये बोला कि आपको सिर्फ एक मटका बनाना है, लेकिन वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पहले समूह को उन्होंने केवल एक सबसे अच्छा मटका बनाने का काम दिया। टू द फर्स्ट ग्रुप ही गेव अ टास्क। टास्क मतलब काम, ठीक है। जैसे खतरों का खिलाड़ी अगर आपने देखा हो तो उसमें भी जो होते हैं कि आपको ये मतलब एक चुनौती सी दी जाती है, तो टास्क होता है कि आपका ये काम है, आपको ये कंप्लीट करना है, तो उसको बोलते हैं टास्क। सो टू द फर्स्ट ग्रुप ही गेव अ टास्क ऑफ मेकिंग जस्ट 1 परफेक्ट पॉट, ठीक है, सिर्फ एक परफेक्ट मटका, ठीक है। सो पहले समूह को उन्होंने केवल एक सबसे अच्छा मटका बनाने का काम दिया। टू द फर्स्ट ग्रुप ही गेव अ टास्क ऑफ मेकिंग जस्ट 1 परफेक्ट पॉट, जस्ट 1 परफेक्ट पॉट, सिर्फ एक, ओनली 1, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। उस पूरे ग्रुप को 10 दिन में सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाना है। अब इसको समझिए आप कि 10 लोगों को सिर्फ एक ग्रुप को 10 दिन में सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाने का काम दिया, ये तो दिया एक ग्रुप को। और दूसरे समूह को एंड टू द अदर ग्रुप, एंड टू द अदर ग्रुप, और दूसरे समूह को एंड टू द अदर ग्रुप उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने को कहा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने को कहा। ही आस्क्ड टू मेक। अब कोई चीज़ के लिए मतलब बोलने को आस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता है। किसी चीज़ का कोई फेवर मांग रहा हो, किसी चीज़ की कोई हेल्प हो, या फिर किसी को कोई एक फॉर्मल ऑर्डर देना हो, तो वहाँ भी आस्क होता है, ठीक है। मतलब उसको बोलो कि ये काम करा लाए, आस्क हिम टू गेट इट डन, ठीक है। उसको बोलो कि पानी ले, आस्क हिम टू ब्रिंग वाटर। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने को कहा। ही आस्क्ड टू मेक एज मैनी पॉट्स एज पॉसिबल। तो एक ग्रुप को उन्होंने बोला कि 10 दिन में आपको एक मटका बनाना है परफेक्ट, और दूसरे ग्रुप को बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने हैं, ठीक है। ही आस्क्ड टू मेक एज मैनी पॉट्स एज पॉसिबल। गुणवत्ता के बारे में चिंता किए बिना, मतलब क्वालिटी के बारे में चिंता किए बिना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाओ, क्वालिटी की चिंता मत करो। गुणवत्ता के बारे में चिंता किए बिना, विदाउट वरिंग अबाउट द क्वालिटी, ठीक है। अब चिंता को वरी बोलते हैं, और इसको चिंता में आईएनजी लगाया हुआ है, वरी में आईएनजी लगाया हुआ है, ठीक है। उसकी चिंता किए बिना, विदाउट वरिंग अबाउट द क्वालिटी, विदाउट वरिंग अबाउट द क्वालिटी।
दोनों समूह ने अपना काम शुरू कर दिया। बोथ द ग्रुप स्टार्टेड देयर वर्क, बोथ द ग्रुप्स स्टार्टेड देयर वर्क। अब यहाँ पे THEIR है उनका, अगर THERE होता तो वो वहाँ वाला होता है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है देयर, लेकिन जो THEIR है ये होता है उनका, ठीक है। तो दोनों समूह ने अपना काम शुरू किया। बोथ द ग्रुप स्टार्टेड देयर वर्क, ये अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया। बोथ द ग्रुप्स स्टार्टेड देयर वर्क। 10 दिन बाद रिजल्ट को देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। 10 दिन बाद रिजल्ट देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स आफ्टर 10 days द प्रोफेसर गॉट सरप्राइज्ड। इसको आप उल्टा भी लिख सकते थे, ठीक है। द प्रोफेसर गॉट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आफ्टर 10 days, ऐसे भी बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन बाद रिजल्ट देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स आफ्टर 10 days द प्रोफेसर गॉट सरप्राइज्ड। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स आफ्टर 10 days द प्रोफेसर गॉट सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे हैरान के लिए सरप्राइज का यूज़ किया गया है, इसीलिए मैंने अपनी वोकैब वाली वीडियो में बताया था कि आप एक ही वर्ड को मत रटिए, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज यूज़ होगा। कई लोग सिर्फ हैरान के लिए शॉक्ड का यूज़ करते हैं, शॉक्ड, लेकिन यहाँ पे अगर हम शॉक्ड लिखते तो वो चौंके नहीं, वो हैरान रह गए, तो वो सरप्राइज मतलब एक अच्छा, जहाँ पे हैरान रह जाने वाली हो चीज़ होती है सरप्राइज्ड। सो 10 दिन बाद रिजल्ट देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स आफ्टर 10 days द प्रोफेसर गॉट सरप्राइज्ड। दूसरे समूह ने न केवल पहले समूह की तुलना में ज़्यादा बर्तन बनाए, अब ना केवल ये छोटी सी चीज़ आप बहुत यूज़ कर सकते हैं अपने डेली बातों में, ठीक है। न केवल को हम बोलते हैं नॉट ओनली, ठीक है। ना केवल उसने उसको पीटा, बल्कि उसको जेल भी करवा दी, ठीक है। ना केवल उसने मुझे बोला, बल्कि उसने मुझे सिखाया भी। ना केवल वो सिर्फ मेरे साथ चला, बल्कि वो मेरे साथ रुका भी। तो ऐसी चीज़ों के लिए ना केवल। सो दूसरे समूह ने ना केवल पहले समूह की तुलना में ज़्यादा बर्तन बनाए। द सेकेंड ग्रुप नॉट ओनली मेड मोर पॉट्स दैन द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। द सेकेंड ग्रुप नॉट ओनली मेड मोर पॉट्स दैन द फर्स्ट ग्रुप। अब THAN देन, जब कंपैरिजन की बात आती है, मैं तुमसे लंबा हूँ, आई एम टॉलर देन यू, सो यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। So the second group not only made more pots than the first group, लेकिन हर मटका बेहतर दिख रहा था और लगभग सटीक था। लेकिन हर मटका बेहतर दिख रहा था और लगभग सटीक था। बट एवरी पॉट वॉज बेटर लुकिंग एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, काफ़ी हद तक, ठीक है। काफ़ी हद तक के लिए हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि यार घर पहुंच गए, और आप बस घर पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है, मतलब 10-15 कदम की दूरी पे हैं, तब आप बोल सकते हैं यस आई एम ऑलमोस्ट, ठीक है, कि मैं पहुंच ही गया, मतलब ठीक है, लगभग पहुंच ही गया। सो ऑलमोस्ट का यूज़ हम ऐसे करते हैं। लेकिन हर मटका बेहतर दिख रहा था और लगभग सटीक था। बट एवरी पॉट वॉज बेटर लुकिंग एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट। बट एवरी पॉट वॉज बेटर लुकिंग एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट। सब यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। एवरी वन वॉज थिंकिंग दैट हाउ डिड दिस हैपन, ठीक है। अब ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन। सब यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। एवरी वन वॉज थिंकिंग दैट हाउ डिड दिस हैपन। क्या आप जानना चाहते हैं यह कैसे हुआ? डू यू नो, क्या आप जानते हैं यह कैसे हुआ? डू यू नो हाउ डिड दिस हैपन, क्या आप जानते हैं ये कैसे हुआ? डू यू नो हाउ डिड दिस हैपन। पहला समूह इस बात पर फंसा हुआ था कि एक सटीक मटका कैसे बनाया जाए। मतलब पहले जो ग्रुप था उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि हमें एक मटका बनाना है, परफेक्ट बनाना है, कैसे बनाएं। सो द फर्स्ट ग्रुप वॉज स्टक का मतलब फंसा हुआ। द फर्स्ट ग्रुप वॉज स्टक ऑन द पॉइंट दैट हाउ टू मेक वन परफेक्ट पॉट। पहला समूह इस बात पर फंसा हुआ था कि एक सटीक मटका कैसे बनाया जाए। द फर्स्ट ग्रुप वॉज स्टक ऑन द पॉइंट दैट हाउ टू मेक वन परफेक्ट पॉट। उन्होंने पूरा समय उत्तमता में बिता दिया। उत्तमता मतलब परफेक्शन, ठीक है, मतलब उनको बिल्कुल परफेक्ट करने के चक्कर में, उसमें उन्होंने एक ही मटके को परफेक्ट करने के चक्कर में सारा समय बिता दिया। तो उन्होंने पूरा समय उत्तमता में बिता दिया। दे स्पेंड द एंटायर टाइम इन परफेक्शन। एंटायर मतलब सारा का सारा, ठीक है। तो उन्होंने पूरा समय उत्तमता में बिता दिया। दे स्पेंड द एंटायर टाइम इन परफेक्शन। दे स्पेंड द एंटायर टाइम इन परफेक्शन।
लेकिन दूसरे समूह ने कोशिश की और ख़राब मटके बनाए। लेकिन दूसरे समूह ने कोशिश की और ख़राब मटके बनाए। बट द अदर ग्रुप ट्राइड एंड मेड बैड पॉट्स। बट द अदर ग्रुप ट्राइड एंड मेड बैड पॉट्स। तो मतलब पहला ग्रुप तो बनाने के पहले शुरू ही नहीं किया उन्होंने बनाना, वो सिर्फ उसकी तैयारी में लग गए कि पहला ही मटका परफेक्ट कैसे बनाया, वो उस चीज़ में फंस गए। लेकिन दूसरे समूह ने कोशिश की और ख़राब मटके बनाए। बट द अदर ग्रुप ट्राइड एंड मेड बैड पॉट्स। उन्होंने इसमें सुधार किया, कोशिश की और बर्तनों को फिर से बनाया। दे इम्प्रूव्ड ऑन इट। ठीक है, इसमें उन्होंने सुधार किया। दे इम्प्रूव्ड ऑन इट, कोशिश की और बर्तनों को फिर से बनाया। ट्राइड एंड मेड दी पॉट्स अगेन। ट्राइड एंड मेड दी पॉट्स अगेन। पहला ग्रुप जो था वो एक ही मटका बनाने के चक्कर में लगा हुआ था, उन्होंने गलती ही नहीं की कि वो सिर्फ परफेक्शन में लगे हुए थे। लेकिन दूसरे ग्रुप ने पहले जो मटके बनाए वो बहुत ख़राब बने, उन्होंने इसमें सुधार किया, कोशिश की और बर्तनों को फिर से बनाया। दे इम्प्रूव्ड ऑन इट, ट्राइड एंड मेड दी पॉट्स अगेन। दे इम्प्रूव्ड ऑन इट, ट्राइड एंड मेड दी पॉट्स अगेन। वे विफल रहे लेकिन सुधार हुआ। ठीक है, मतलब वो फेल हुए लेकिन उन्होंने सुधार किया उनमें। दे फेल्ड बट इम्प्रूव्ड। दे फेल्ड बट इम्प्रूव्ड। वे विफल रहे लेकिन सुधार हुआ। दे फेल्ड बट इम्प्रूव्ड। पहला ग्रुप फेल ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो मटका बनाने में अभी परफेक्शन में लगा हुआ है, लेकिन दूसरे ग्रुप ने मटके बनाए, ख़राब बने, उन्होंने सुधार किया। वे फेल हुए, वे विफल रहे लेकिन सुधार हुआ। दे फेल्ड बट इम्प्रूव्ड। और इस तरह उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर सुंदर मटके बनाए। और इस तरह उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर सुंदर मटके बनाए। एंड इन दिस वे, मतलब इस तरह से, एंड इन दिस वे learning from their mistakes, and in this way learning from their mistakes they made beautiful pots। और इस तरह उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर सुंदर मटके बनाए। और इस तरह उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर सुंदर मटके बनाए। एंड इन दिस वे लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स दे मेड ब्यूटीफुल पॉट्स। इसलिए अपनी गलतियों से डरो मत। सो दैट इज़ वाई मतलब इसीलिए। सो दैट इज़ वाई डोंट बी स्केयर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स। अब दैट इज़ वाई इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे यूज़ होता है कि जब मैंने कोई चीज़ पहले बता दी कि तुम चिल्लाते हो इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता, ठीक है, तुम समझते नहीं हो इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता, यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट इज़ वाई आई डोंट टॉक टू यू। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और सुंदर मटके बनाए, इसीलिए अपनी गलतियों से डरो मत। सो दैट इज़ वाई डोंट बी स्केयर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स। सो दैट इज़ वाई डोंट बी स्केयर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से भागो मत। अब रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। अपनी गलतियों से भागो मत। डोंट रन अवे फ्रॉम योर मिस्टेक्स। डोंट रन अवे फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से भागो मत। डोंट रन अवे फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखो, असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फेलियर्स एंड मूव अहेड। अपनी गलतियों से सीखो, असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फेलियर्स एंड मूव अहेड। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फेलियर्स एंड मूव अहेड। अपनी गलतियों से सीखो, असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा, कुछ स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। और वीडियो पे नए हैं, पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।